हेलो एवरीबॉडी। सो टॉपिक तो समझ लिया अपन ने, पर उस टॉपिक की एप्लीकेशंस क्या है, कैसे क्वेश्चंस आएंगे, उसी के अकॉर्डिंग उसको लेके चलते हुए टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस का आइडिया ले लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन के लिए प्लीज़ आप बुक रेफ़र करना। ठीक है, बुक ओपन करके देखना क्या क्वेश्चन लिखा हुआ है। मैं क्वेश्चन सिर्फ बोलूँगा, ठीक है, क्वेश्चन नहीं लिखूँगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है, व्हाट डज एन इलेक्ट्रिक सर्किट मीन। इलेक्ट्रिक सर्किट का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको डिफ़ाइन कर रखा है कि इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, तो फिर भी अपन देख लेते हैं एक बार इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है। तो कमिंग टू आंसर वन इज, देखो इलेक्ट्रिक सर्किट में अपन ने कैसे बनाया, एक क्लोज कंडक्टिंग पाथ बताया था मैंने आपको। ठीक है, जिसमें एक तो क्या लगा होता है, पोटेंशियल सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस लगा होता है, मतलब एक इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स लगा होता है। ठीक है, और डिवाइस लगा होता है जो उस इलेक्ट्रिक एनर्जी को यूटिलाइज कर रहा है या फिर उस पोटेंशियल को यूटिलाइज कर रहा है। ठीक है, तो अपन ने कैसे कैसे क्या क्या किया था देखते हैं। ठीक है, ये है आपका पोटेंशियल एनर्जी का सोर्स या फिर कोई इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स, बैटरी। ठीक है, बैटरी क्या होता है, इसका सोर्स होता है पोटेंशियल का। ये आपकी होगी की या फिर स्विच। ठीक है, देखो इसकी कोई ज़रूरत है नहीं, अगर ये नहीं होगा ना, तो भी हो जाएगा। अगर देखो ये तो अपन यहाँ पे क्या कि स्विच कैसे बनाया अपन ने, वायर को ब्रेक करके बनाया अपन ने, तो स्विच हो भी नहीं हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक क्लोज कंडक्टिंग पाथ होना चाहिए जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स होना चाहिए और उस इलेक्ट्रिसिटी को यूटिलाइज करने वाला एक रेजिस्टेंस होना चाहिए या फिर कोई भी बल्ब होना चाहिए। देखो बल्ब में भी रेजिस्टेंस तो होता ही है ना, तो जनरल टर्म में यहाँ पे रेजिस्टेंस ही लगाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोल रहा है दैट डिफाइन द यूनिट ऑफ करंट। करंट की यूनिट मैंने क्या बताई थी आपको, बताओ। देखो यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर। क्या होगा, एम्पियर, जिसको ए से डिनोट करते हैं। ठीक है, ए से डिनोट करते हैं। ठीक है, और इसमें बोला है डिफाइन द यूनिट ऑफ करंट। ठीक है, तो ये करंट की यूनिट बता दी मैंने। अब डिफाइन करते हैं 1 एम्पियर को। 1 एम्पियर को डिफाइन कैसे करोगे, आपने फॉर्मूला देखा था V=IR। ठीक है ना, या फिर I=QT। ठीक है, ये दो फॉर्मूले देखे थे। अरे यार, इससे तो अपन वो डिफाइन करते हैं, सॉरी रेजिस्टेंस डिफाइन करते हैं। वन, देखो आई इस फॉर्मूले से आता है ना, तो अपन आई इसकी मदद से डिफाइन करेंगे। ठीक है, इसकी मदद से नहीं, ये रेजिस्टेंस डिफाइन करने के लिए काम आता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं अपन I=QT होता है ना, तो 1 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट कंडक्टर में 1 एम्पियर कब फ्लो होगा, जब 1 कूलाम चार्ज 1 सेकेंड में फ्लो करेगा। देखो 1/1 होता है ना, जब 1 कूलाम चार्ज 1 सेकेंड में फ्लो करेगा ना, इन 1 सेकेंड, तो उसको अपन बोलेंगे 1 एम्पियर करंट। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ 1 कूलाम/1 सेकेंड इज 1 एम्पियर। ठीक है, और इस फॉर्मूला क्यों यूज़ नहीं किया, क्योंकि ये आर डिफाइन करने के लिए होता है। ठीक है, इसीलिए 1 ओम रेजिस्टेंस डिफाइन करने के लिए है या फिर रेजिस्टेंस को डिफाइन करने के लिए ये फॉर्मूला। ठीक है, देखो V=IR भी यूज़ कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, बट आपको फिर डेफिनेशन बनानी पड़ेगी उसकी। और
और कुछ नहीं, बिल्कुल करो इस्तेमाल, कोई दिक्कत नहीं है यार। और ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंसिस्टिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज। देखो लेक्चर नंबर 1 में जाना वापस, जो इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर 1 है, मैं इसकी प्लेलिस्ट बना चुका हूँ इलेक्ट्रिसिटी की, तो लेक्चर 1 उसमें है, उसमें मैंने एक क्वेश्चन करा रखा है, ठीक है। तो उसका ना मैं आई बटन में लिंक भी दे दूँगा, ठीक है। और कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन दे रखा है, नेम अ डिवाइस दैट हेल्प्स टू मैक्सिमाइज अ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कंडक्टर। ऐसा कौन सा डिवाइस है जो कि मदद करेगा मैक्सिमाइज अ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कंडक्टर। अपन अपने लेवल पे क्या पढ़ रहे हैं, सर्किट पढ़े थे अपन ने, तो उसमें पोटेंशियल डिफरेंस का सोर्स क्या था, इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स क्या था, बैटरी थी। तो अ सेल और अ बैटरी, वही यूज़ करेंगे अपन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, what is meant by saying that a potential difference between 2 points is 1 volt। बताओ क्या सोच सकते हो इसके, मतलब आप क्या सोचते हो। कोई भी एक कंडक्टिंग वायर है, मान लो इसके अक्रॉस एक 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है। ये क्या डिफाइन कर रहा है, ठीक है। व्हाट इज मेंट बाय सेइंग दैट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट है ना, रजिस्टर, ये देखो रेजिस्टेंस है, ठीक है। इसके अक्रॉस मैंने 2 पॉइंट है, इसके अक्रॉस मैंने 1 वोल्ट का वो किया है, मतलब मेरा ना वोल्ट मीटर की रीडिंग 1 वोल्ट आई है, मतलब मेज़र किया है इसके क्रॉस, वो 1 वोल्ट का पोटेंशियल गिरा है, ठीक है। तो वोल्टेज क्या होता है, वर्क डन अपॉन चार्ज, ये फॉर्मूला था, वर्क अपॉन चार्ज। मतलब इसको एक एक जूल, देखो वर्क की यूनिट आपने पढ़ी होगी 9th क्लास में, क्या होती है, जूल में होती है। मेज़र करते हैं अपन एनर्जी को, वर्क को और हीट को, इनको ना जूल में मेज़र करते हैं। देखो वर्क भी एक टाइप का क्या है, एनर्जी है, और जितनी भी एनर्जीज है ना, सारी की सारी अपन जूल में मेज़र करेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी भी अपन जूल में मेज़र करते हैं। ये पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है। ये वो नहीं है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पे लिख सकते हो तुम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी वर्क की जगह में, ठीक है। और वर्क पर्टिकुलर एक टाइप का नहीं होता है, ठीक है। आपने अगर 9th क्लास में पढ़ा होगा, तो वर्क भी बहुत टाइप, मतलब वर्क को डिफाइन करने के बहुत तरीके हैं, ठीक है। तो उस पर नहीं चाहेंगे इतना, अपन अपन सिंपल क्वेश्चन तक रहते हैं, ठीक है। हालांकि मैंने आइडिया दिया है बस, ठीक है। इसके अक्रॉस 1 वोल्ट कब बोलेंगे अपन, जब 1 कूलम चार्ज को मुझे यहाँ से यहाँ पहुँचाने में 1 जूल एनर्जी खर्च हो जाएगी मेरी, तो उसको मैं 1 वोल्ट बोलूँगा, ठीक है। समझ आया। और देखो आई होप समझ में आया होगा ये चीज़, मैंने आपको समझाई थी। और एक चीज़ और यहाँ पे समझना, क्या ना, देखो अगर रेजिस्टेंस नहीं होगा ना, एकदम आइडियल आइडियल वायर है आपका, जिसमें कुछ रेजिस्टेंस नहीं है, तो भाई साहब यहाँ से यहाँ पे ना वो फ्लो ही नहीं करेगा चार्ज। ज़रूरत ही नहीं है चार्ज को फ्लो करने की भाई साहब, क्यों ज़रूरत है, जब सारे आइडेंटिकल हैं, सब आइडियल है। जब देखो जब आपके पास कोई चीज़ बहुत ज़्यादा है ना, तो आपको उस चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे सीन हो जाएगा, हर के पास है ना इतना सफिशिएंट अमाउंट ऑफ चार्ज है कि ज़रूरत ही नहीं है कि चार्ज यहाँ से फ्लो हो। तो इसीलिए ना रेजिस्टेंस के अक्रॉस ही हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस आता है, वरना नहीं आता, ठीक है। और कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू अ 6 वोल्ट बैटरी। देखो ये क्वेश्चन भी अच्छा है। देखो एनर्जी क्या होता है, कूलम इनटू वोल्ट, है ना। अब मेरे पास क्या है,
मेरे पास 1 कूलाम चार्ज है, ठीक है, और मेरे पास 6 वोल्ट की बैटरी है, तो मुझे यहाँ पे एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी 6 जूल, ठीक है, 6 जूल, ठीक है। देखो एनर्जी का फॉर्मूला ये रहा, वर्क एनर्जी, इसको मैंने यहाँ पे ले गया तो ये बन गया, ठीक है। इसको यहाँ पे वर्क भी लिख सकते हो ऊपर तुम लोग, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो। वर्क इज इक्वल्स टू चार्ज इनटू पोटेंशियल, ठीक है। तो ये 6 जूल है, ठीक है। अब आपको डाउट ये आ रहा होगा कि जब यहाँ पे 1 वोल्ट की बैटरी सफिशिएंट है ऊपर वाले क्वेश्चन में, और यहाँ पे 6 वोल्ट की बैटरी लग रही है, ऐसा क्यों? देखो रेजिस्टेंस एक फैक्टर है जो अपन ने देखा था, इसमें ये जो मटेरियल है ना, ये हिंड्रेंस ज़्यादा प्रोवाइड कर रहा है, किसके कंपैरिजन में? ऊपर वाले के कंपैरिजन में। तभी तो वहाँ पे सिर्फ 1 जूल एनर्जी खर्च हुई और यहाँ पे 6 जूल एनर्जी खर्च हो चुकी है अपनी, है ना। तो जितना ज़्यादा एनर्जी यूज़ कर रहे हैं उतना ही तो वर्क ज़्यादा करना पड़ रहा है। ज़्यादा वर्क करना पड़ रहा है मतलब हिंड्रेंस क्या है? ज़्यादा है। देखो आप ताकत तभी लगाओगे ना जब सामने से कोई ज़्यादा ताकत लगाएगा, बहुत कम ताकत लगाएगा तो आपको बहुत ईजी हो जाएगा। तो वही रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस यहाँ पे ज़्यादा है इस मटेरियल का ऊपर वाले कंपैरिजन में, ठीक है। तो यहाँ से एक ये फंडा भी आपका क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है ऑन व्हाट फैक्टर्स डज द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स। मैंने आपको फैक्टर्स पढ़ाए थे, तो देखो अगर फैक्टर्स याद भी नहीं है ना तो ये फॉर्मूला याद करो। दिस इज रेजिस्टिविटी, दिस इज लेंथ, सॉरी दिस इज एरिया, दिस इज लेंथ, ओके। तो रेजिस्टेंस सीधा सीधा किस पे डिपेंड करेगा? लेंथ पे, मटेरियल के, उसके उस कंडक्टर की प्रॉपर्टी पे भी डिपेंड करेगा और एरिया पे भी डिपेंड करेगा, ठीक है। तो आपको पूछा जाए रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है? लेंथ पे, और अच्छे से डिफाइन करना सकते हो तो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, और ऑन द मटेरियल, मटेरियल, ठीक है, या फिर ऑन द कंडक्टर भी, ऑफ द कंडक्टर भी डिपेंड करता है। क्या बोल रहा हूँ मैं, सॉरी सॉरी सॉरी। देखो रेजिस्टेंस डिपेंड ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर, वो प्रॉपर्टी है रेजिस्टिविटी, और एक प्रॉपर्टी है लेंथ, एक प्रॉपर्टी है एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है। वायर का देखो इसको क्रॉस सेक्शन बोलते हैं, ये क्रॉस सेक्शन है। मान लो ये मैंने वायर काट दिया ऐसे 2 पार्ट में, तो ये इसका क्रॉस सेक्शन बन जाएगा, तो इस पर डिपेंड करता है, ठीक है। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, will current flow more easily through a thick wire? On what factor does the resistance of a conductor depends? देखो फैक्टर्स मैंने आपको पढ़ाए थे, फैक्टर्स वैसे ही अगर याद नहीं रहे ना, देखो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला याद करना, रेजिस्टिविटी L अपॉन A, ठीक है। आपको क्या लिखना है? रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल या फिर ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स ऑन लेंथ ऑफ द कंडक्टर, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर, और नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। और देखो अगर और अच्छे से डिफाइन करना है ना तो अपन ये भी डिफाइन कर सकते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, will current flow more easily through a thick wire or a thin wire of the same material when connected to a same source, और why? क्वेश्चन समझना, क्वेश्चन ये बोल रहा है, देखो एक वायर है, ठीक है, जिसकी लेंथ तो देखो सेम मटेरियल है, कॉपर ले लेते हैं, ठीक है। एक की थिकनेस ये है और एक है पतला सा वायर, और मैंने उसको सेम बैटरी सोर्स क्या अपना सेम है, मतलब जो बैटरी अपनी इसमें इस्तेमाल हुई वही बैटरी कुछ x वोल्ट की
एक्स वोल्ट है, ठीक है। ये एक्स भी कुछ नहीं है, एक्स वोल्ट है, ये वोल्ट की यूनिट, और ये एक्स अमाउंट ऑफ उसका बैटरी सोर्स है, ठीक है, एक्स अमाउंट का बैटरी सोर्स है। ये एक वायर है, ये भी कॉपर का वायर है। तो ये पूछ रहा है क्या इसमें से जो करंट फ्लो होगा वो आई होगा, और क्या ये भी आई होगा क्या, ये पूछा है। तो देखो आई इज इक्वल्स टू क्या होता है, वी अपॉन आर, ठीक है। अब अपन देखें, ये सेम है, ये निकालना है। अब रेजिस्टेंस क्या होता है, आई इज इक्वल्स टू वी अपॉन रो एल अपॉन ए, ठीक है। बेसिक मैथ्स, इसका एरिया ज़्यादा है, इसका एरिया कम है, ठीक है। तो बताओ क्या होगा। तो इसमें देखो ऐसा होगा, रेजिस्टेंस ऑफ थिन वायर इज मोर, क्योंकि क्या होता है, एरिया बहुत कम होता है, हैंस द करंट इन थिक वायर फ्लोज ईजिली देन इन थिन वायर, ठीक है। मतलब यार देखो ना, इसका एरिया बहुत कम है, सॉरी इसका एरिया, हाँ इसका एरिया बहुत कम है, इसका एरिया बहुत ज़्यादा, क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है। तो एरिया बढ़ा, करंट बढ़ा, एरिया कम, करंट विल कम, ठीक है। मतलब करंट बहुत कम होगा, ठीक है। देखो पहले एरिया बढ़ाया तो करंट बढ़ेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। ये अगर चीज़ ऐड होगी यहाँ पे तो ये भी तो बढ़ेगा ही ना, वही बात है, ठीक है। अब आते हैं उस पर, करंट देखो इसमें फिर आप लिखोगे करंट विल flows easily in thick wire than in thin wire, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, लेट द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिकल component remains constant while the potential difference across the ends of the component decreases to half of its former value. What change will occur with current through it? देखो रेजिस्टेंस सेम है, बस है ना पोटेंशियल डिफरेंस, देखो पोटेंशियल डिफरेंस 1V है और दूसरे वाले का V/2 है। R1 क्या है, R है। देखो क्वेश्चन करने का यही तरीका होता है, जो जो बोला है ना वो ऐसे ऐसे लिखते रहो आप, ठीक है। और R2 क्या है, R करंट का अमाउंट पूछा है, ठीक है। तो I1 क्या हो जाएगा, V/R, I2 क्या हो जाएगा, V/2/R, और VR को क्या लिख सकते हो, I1। तो यहाँ से प्रूफ कर सकते हो तुम दैट I1 इज इक्वल्स टू, सॉरी I2 इज इक्वल्स टू I1/2। कैसे, इसको मैंने I1 से रिप्लेस कर दिया और 2 का 2 नीचे रह गया, तो करंट 2 में कम फ्लो होगा, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, वाई आर द कॉइल ऑफ इलेक्ट्रिक टोस्टर एन इलेक्ट्रिक आयरन मेड ऑफ एन अलॉय रादर देन अ प्योर मेटल। देखो इसमें ना केमिस्ट्री है, ठीक है। तो आई होप इतना आप समझ नहीं पाओगे, मतलब आई होप क्या व्हाट, मतलब उम्मीद नहीं करता हूँ मैं, पर मैं ये बोलना चाह रहा था कि ना इतना आप नहीं समझ पाओगे यार अभी, क्योंकि ना देखो बहुत केमिस्ट्री है ना, केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट बहुत ऐसे होते हैं टिपिकल से, तो इसको तो आपको याद ही रखना पड़ेगा। देखो जो अलॉय मेटल होता है, देखो जो प्योर मेटल वगैरह होता है ना, वो एक टेम्परेचर पे आके ना ऑक्सीडाइज होने लग जाता है, रिएक्शन स्टार्ट करने लग जाता है ऑक्सीजन से, ठीक है। तो जो अलॉय होता है ना, मिक्सचर ऑफ, वो क्या रहता है, इनर्ट रहता है हाई टेम्परेचर पे भी। तो इसीलिए जो मटेरियल्स वगैरह यूज़ होते हैं ना इलेक्ट्रिक आयरन में या फिर टोस्टर में या फिर कोई भी हैवी इलेक्ट्रिकल डिवाइस हो गया, उसमें अलॉय ही यूज़ किया जाता है रादर देन प्योर मेटल, ठीक है।
तो बस यही इसका आंसर है, ठीक है। तो जहाँ तक है देखो ये पेपर में नहीं आएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन नहीं आ सकते, ठीक है। इतना मेरा एक्सपीरियंस है, बाकी तो देखो कुछ कह नहीं सकते, आपकी टेक्स्ट बुक में है तो बताने का मेरा फ़र्ज़ था, तो मैंने बता दिया, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच अमंग आयरन एंड मर्करी इज़ बैटरी कंडक्टर। तो आयरन की रजिस्टिविटी आपको दे रखी है 10 × 10⁻⁻8, और मरकरी की रजिस्टिविटी दे रखी है 94 × 10⁻⁻18। देखो रजिस्टिविटी बढ़ गई मतलब रेजिस्टेंस बढ़ गया, सीधा सा फंडा है। क्वेश्चन देखते हैं, रेजिस्टेंस क्या है, L/A। देखो मरकरी की ज़्यादा है 94 × 10⁻⁻8, और आयरन की है 10⁻⁻8। अब देखो ये दोनों सेम है, इसका कोई मतलब नहीं है, 94 ज़्यादा है 10 के कंपैरिजन में, ठीक है। तो इसकी रजिस्टिविटी क्या होगी, ज़्यादा, रजिस्टिविटी ज़्यादा होगी तो रेजिस्टेंस ज़्यादा, तो ये कंडक्टर अच्छा हो गया। तो जिसकी रजिस्टिविटी रेजिस्टेंस जिसका जितना ज़्यादा होगा ना वो उतना ही बुरा कंडक्टर होगा। जब करंट ही फ्लो नहीं करेगा तो कंडक्टर कहाँ का कहलाएगा, कंडक्टर कहाँ से कहलाएगा, ठीक है ना। तो आयरन इज़ ए बेटर कंडक्टर देन मरकरी। आप इसको ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हो, और ऐसे ही एक्सप्लेन करना आप, ठीक है। आपको लिखना है, देखो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लिखना, एज वी नो दैट रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू, एग्जाम में आएगा तो प्रॉपर लैंग्वेज से लिखना, ठीक है। बताता हूँ एक बार फॉर्मेट आपको, एज वी नो जो रेजिस्टेंस है वो ρL/A होता है। फिर गिवन लिख देना आप मरकरी, तो रेजिस्टिविटी हाई देन रेजिस्टेंस ऑल्सो हाई, एज द रेजिस्टेंस ऑफ मरकरी इज हाई सो इट इज़ अ बैड कंडक्टर दैन आयरन, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, बाकी के वीडियो जो न्यूमेरिकल्स वगैरह होंगे वो नेक्स्ट वीडियो। तो टिल देन स्टे ट्यून्ड और पढ़ते रहो अच्छे से। बाय बाय।